हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं एग्जाम्स ओरिजिनल के चैनल पे। और आज हम यहां पे जिस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे वो है यूनिट 10 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। ये कमीशन कब बना, क्यों बना, किस लिए बना, ये कमीशन पिछले एक साल में न्यूज में क्यों था, ये सारी चीजें कवर अप करने का हमारा उद्देश्य रहेगा। और कई चीजें ऐसी होंगी जो शायद मैं मिस कर दूं। स्टैटिक पार्ट तो कुछ मिस नहीं होगा, बट हाँ करंट अफेयर्स का पार्ट जैसे अब हर कुछ मैं कवर अप नहीं कर सकता हूं, तो मैं जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कम्युनिटी लर्निंग है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कौन सा पार्ट मैंने मिस किया है, जिस जो शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आई होप मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही होगी। सो यूनिट 10 के अंदर बहुत सारी बॉडीज हैं, उसमें से कुछ बॉडीज हमने देख ली हैं। नेशनल कमीशन फॉर विमेन, नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स, नेशनल ग्रीन्स ट्रिब्यूनल, फिर उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। अब हम देखेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब और इसके बाद हम देखेंगे नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी भी चीज को मुझे यह लगता है कि फैक्ट्स एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, बट फैक्ट्स आप रट नहीं सकते हैं। और ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है, साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि आपको अगर फैक्ट्स रटना है तो आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्टोरीज के थ्रू उसको याद करने की कोशिश करेंगे तो आप काफी ज्यादा जल्दी उसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो फैक्ट्स यूजुअली स्टोरीज से याद करिए। ये स्टोरीज RIES, ये स्टोरी मैं ऑलरेडी आपको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट में सुना चुका हूं। सिंस नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट पहले एक ही बॉडी थी, मैं दोबारा एक बार आपको ये कहानी सुना देता हूं कि कैसे ये प्रोड्यूस हुई, कैसे ये बॉडी बनी। तो सबसे पहले आजादी के बाद हमारे देश के नेताओं को लगा यार ये जो कम्युनिटी है शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट की, अदर बैकवर्ड क्लासेस की, एंग्लो इंडियंस की, इनकी कम्युनिटी के लिए एक आदमी को अपॉइंट करना चाहिए जो इनकी दिक्कतों को समझे। भाई उस समय नहीं पता था कि कितने लोग हैं, क्या है, कुछ भी नहीं होता था, सेंसस होते थे। लेकिन आप समझ रहे हैं कि देश आजाद हुआ था, मतलब पूरी कार्य प्रणाली बोलते हैं ना, पूरे काम करने के तरीके बदलने वाले थे। ठीक है, तो एक ऑफिसर अपॉइंट होता है 1950 में। जब यह ऑफिसर काम कर लेता है 28 साल, तो इसको पता चलता है कि यार हाँ अब काम हो गया और मुझसे अकेले काम नहीं होगा, अब मुझे एक बॉडी चाहिए जिसमें 6-7 लोग हों। तो एक 1978 में एक बॉडी बनाई जाती है। ठीक है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई जाती है जो वेलफेयर ऑफ एसटी और एससी के लिए काम करेगी, एसटी एससी के बेनिफिट्स के लिए काम करेगी, उनसे रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करने में मदद करेगी। अब इसके बाद क्या होता है, ये बॉडी जो थी, पहले तो ये नॉर्मल एक बॉडी थी, लेकिन 1987 में इसका नाम बदलकर नेशनल कमीशन फॉर एसटी एंड एससी रख दिया गया। सिर्फ नाम बदला है, कोई स्टेटस नहीं बदला है। एक पहले एक आदमी था, वो एक फिर काम बढ़ा, लोग बढ़े, तो एक बॉडी बना दी गई। अब एक आदमी तो कर नहीं सकता, वो बॉडी का नाम रख दिया गया 1987 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। इसके बाद 1992 में ये बोला गया कि यार ये बॉडी इतनी ज्यादा जरूरी है हमारी फंक्शनैलिटी के लिए, हमारे देश की फंक्शनिंग के लिए, तो क्यों ना इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने से बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अंदर आने लगते हो, आपकी जो याचिका है वो पहले सुनी जाती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है और आपको वो चीज नहीं मिल रही। तो आपको ये चीज बेसिक समझ में आ गई कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। एनजीटी एक्ट से बना है। ठीक है, अब एनजीटी एक्ट में उतनी पावर नहीं है जितनी कॉन्स्टिट्यूशन में है, और इसीलिए एनजीटी की जो वैल्यू है वो हाई कोर्ट की तुलना में कहीं ना कहीं इशू होने लगता है। हाई कोर्ट के डिसीजन को ज्यादा मान्यता मिलती है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो सिमिलरली आपको ये समझ में आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत सारी पावर्स मिल जाती हैं। तो 65th अमेंडमेंट एक्ट से, 65th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से, ये 1991 में आया था वैसे, 65th अमेंडमेंट एक्ट 1991 में आया। उसमें बोला गया कि जो नेशनल कमीशन फॉर एसटी एंड एससी है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया जाए। 1992 में इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया। ठीक है, अब एक और चेंज आया 19 फरवरी 2004 में। देखिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, तो आपको नहीं लगता कि एक बॉडी एसटी और एससी दोनों के इश्यूज को संभाल सकती थी? नहीं,
नहीं संभाल पा रही थी। तो इसीलिए 19 फरवरी 2004 को इस बॉडी को दो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में डिवाइड किया गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आर्टिकल 338 के अंदर आने लगा और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब आर्टिकल 338 ए के अंदर आने लगा। यह आर्टिकल, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होंगी। कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखी है? तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आर्टिकल 338 के अंदर लिखा है और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब आर्टिकल 338 ए के अंदर लिखा है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि एक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। यहां तक सारी चीजें समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। अब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के अंदर हम थोड़ा घुस के देखेंगे कि क्या चीज है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेसिक चीजें। ट्राइबल लाइक प्राइड डे कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल, ये याद रखना है आपको, 9 अगस्त को मनाया जाता है। 9 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, ये दो डेट्स याद रखनी है। देखिए, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट दोनों पार्ट 16 के अंदर दिए हुए हैं। जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है वो 330 आर्टिकल 338 के अंदर दिया हुआ है और जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है वो 338 ए के अंदर दिया हुआ है। बाकी दोनों चीजें सेम है, दोनों पार्ट 16 के अंदर आते हैं। ठीक है, पार्ट 16 338 ए 1978 में एग्जीक्यूटिव बॉडी बनी, हमें पता है भाई। ठीक है, 19 फरवरी 2004 को जो आज की डेट की नेशनल कमीशन फॉर एसटी है वो 19 फरवरी 2004 को बनी थी। कौन से अमेंडमेंट एक्ट से? 89th अमेंडमेंट एक्ट से। यहां नहीं लिखा था क्या? ये लिखा है 89th अमेंडमेंट एक्ट से ये बनी थी। ये याद रखना है। 65th अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ था, 89th अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ था। इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। रीजनल ऑफिस आपको ये मध्य प्रदेश नहीं लिखना है यहां पे। ठीक है, रीजनल ऑफिस याद करने की जरूरत नहीं है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता था? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ये आता था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर। सोशल जस्टिस के अंदर, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ट्राइब आप कह सकते हैं कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, ओल्ड एज पीपल होते हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी होते हैं, एसटी कम्युनिटी है, ये सोशल मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर आती है। विमेन और चाइल्ड, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। ट्राइबल्स मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर नहीं आते, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर ये बॉडी है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर नहीं है, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री नोडल कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, बिल्कुल सही बात है। आज तक की सिर्फ इकलौती चेयरमैन जो इसकी रही है, महिला चेयरमैन रही है, उनका नाम उर्मिला सिंह है। और ये आपको याद रखना है, ये सवाल आएगा, ये मान के चलिए। अभी के जो प्रेजेंट चेयरमैन है वो हर्ष चौहान साहब हैं, वो हर्ष चौहान साहब हैं। देखिए, अभी अभी ये चेंज हुए हैं, तो प्लीज याद रखिएगा, एग्जाम के पहले एक बार आप इनके फाइनल नाम देख लीजिए, हो सकता है चेंज हो गए हो। आज की डेट में 1 मार्च 2022 को जो डेटा है उसके हिसाब से हर्ष चौहान इसके इस बॉडी के आप कह सकते हैं वो है प्रेजेंट चेयरमैन है। और फर्स्ट चेयरमैन कौन थे इस बॉडी के? कुंवर सिंह टेकाम। और 2004 में ये बनी थी, 2004 में ये बॉडी बनी थी, 19 फरवरी 2004 को। तो जो सबसे पहले चेयरमैन थे वो कुंवर सिंह टेकाम थे। एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रायपुर क्या लिखा हुआ है? लिख दिया होगा, ये एक्चुअली न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, ये तो ठीक है, एक सेकेंड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? जैसा एनसीएससी का होता है, सेम चीज है। एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन, 3 मेंबर्स। जो चेयरमैन रहेंगे वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक के रहेंगे। जो चेयरपर्सन रहेंगे वो वाइस चेयरमैन रहेंगे, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट की रैंक के रहेंगे। और जो मेंबर्स रहेंगे वो सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रैंक के रहेंगे।
ये 3 चीजें आपको याद रहनी चाहिए, ये दोनों में, तीनों में कॉमन है, और ओबीसी भी हम देखेंगे उसमें भी ये चीज कॉमन है। इनको अपॉइंट कौन करता है? ऑब्वियसली बात है प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते हैं, इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये याद ही होना चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, या आप समझ रहे हैं कि हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव कौन होता है, जो लोग काम कर रहे हैं उनका हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होते हैं। काम करने वाले लोग कौन होते हैं? नेशनल कमीशन, ये सब काम ही तो कर रही हैं, तो ऑब्वियसली इनके अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे, ये याद रखिएगा, और किसी भी बॉडी के लिए कॉमन है ऑलमोस्ट, ठीक है। कितने साल का ऑफिस होता है? 3 साल का ऑफिस होता है इनका, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, ये याद रखिएगा, नॉट रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज कौन डिसाइड करता है? ये चीज प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं। तो अभी 3 साल है, ठीक है। 2 बार, जैसे कि एससी में भी हमने देखा था, नेशनल कमीशन फॉर एससी, 2 बार आप अपॉइंट हो सकते हो किसी भी चीज के लिए, आप 2 बार अपॉइंट हो सकते हो चेयरमैन के लिए, ठीक है। और रिपोर्ट जो देंगे वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है, ये अपनी रिपोर्ट किसको देगा? प्रेसिडेंट को ही रिपोर्ट देगा, ठीक है। इसके बाद अभी की बात कर लेते हैं। अभी की डेट में जो करंट चेयरमैन है हर्ष चौहान है, वाइस चेयरमैन अनसुईया उइके जी हैं, और जो अदर 3 मेंबर है उनमें एक बारी कृष्ण दामोर और हर्षद भाई चुन्नीलाल वासवा, ये 2 लोग हैं। तीसरे मेंबर की पोजीशन अभी खाली है, ठीक है। ये याद रहना चाहिए क्योंकि ये करंट है ना, ये आपको याद रहना चाहिए, ये एग्जाम में आ सकता है। देखिए, इजी पूछना होगा तो वो चेयरमैन पूछेंगे, टफ पूछना होगा तो वो मेंबर्स के नाम पूछ लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अभी जो कमीशन है वो कौन से नंबर का कमीशन है और उसमें कौन कौन मेंबर्स हैं। तो मैं पूरी लिस्ट दे देता हूं। पहले कमीशन के जो हेड थे वो कुंवर सिंह थे, दूसरे कमीशन की जो हेड थी वो उर्मिला सिंह थी। ये फर्स्ट एंड ओनली विमेन चेयरमैन रही हैं अभी तक की, विमेन चेयरमैन रही हैं अभी तक की। तीसरी और चौथी कमीशन आपने देखा होगा, एक चीज याद रखिएगा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट में भी जो तीसरी और चौथी कमीशन थे उनके जो उनके जो चेयरमैन थे वो भी सेम थे, ठीक है। उनके जो चेयरमैन थे ना वो भी सेम थे, आपको याद है। तो आपको ऐसा नहीं लगता, आप दिमाग लगा के देखिए कि यार हो सकता है उस समय पे मतलब पोस्टिंग नहीं आ रही हो, या फिर सरकार कुछ चेंज करने के लिए रेडी ना हो, ठीक है, सरकार गिर के दोबारा बनी हो, ठीक है। तो दैट इज वाई चेंज नहीं किया है, और दैट इज वाई सेम लोगों को अपॉइंट किया गया। हो सकता है ऐसा है, जरूरी है, नहीं पता, लेकिन ये सोचने का तरीका होना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि नेशनल कमीशन फॉर एससी और नेशनल कमीशन फॉर एसटी दोनों के मेंबर्स 2-2 साल के लिए कंटिन्यू टर्म के लिए रहे थे सेम टाइम पे। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ ना कुछ वजह तो रही होगी, ठीक है। जो 5वीं कमीशन थी उनके जो चेयरमैन थे वो थे नंद कुमार साई। ये सवाल आ सकता है क्योंकि अभी का तो सबको पता होता है, लास्ट का मतलब इनके पहले का नहीं पता होता। और जो अभी करंटली चल रही है वो है 6th नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, 6th नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसके हेड है हर्ष चौहान साहब। मैं बता रहा हूं आपको, जितना कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं ना कम टाइम में, उतना कंटेंट आपको यूजुअली नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब इतने कम टाइम में नहीं मिलेगा, और मैं बता रहा हूं इससे ज्यादा कंटेंट की जरूरत ही नहीं है। अब जैसे फंक्शंस है मैंने आपके लिए लिख दिया है, अब मैं लॉजिकली आपसे पूछता हूं, सबसे पहले आप बताओ कि क्या फंक्शन होगा। मान लीजिए कोई इश्यूज आ रहे हैं एसटी कम्युनिटी से रिलेटेड, तो वो ये डील करेगा। भाई उसी के लिए तो बॉडी बनी है, वो नहीं डील करेगा तो कौन डील करेगा? आप या मैं थोड़ी डील करेंगे। ये बॉडी जो बनाई गई है ये इसी चीज के लिए बनाई गई है कि इशू ऑफ एसटी जो है उनको देखा जा सके, उनको जल्दी सॉल्व किया जा सके, ठीक है। उसके बाद इश्यूज कौन से टाइप के होते हैं? हो सकता है इनके राइट्स का वायोलेशन हो रहा हो, इनको इनके हक ना मिल रहे हो सकता है इनके साथ, मतलब आप कह सकते हैं इनको, मतलब बोलते हैं ना, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा हो, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। इनसे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा हो कि तुम तो इस कम्युनिटी के हो, इस कास्ट के हो, तुम्हें यहां पानी पीना अलाउड नहीं है, ये करना अलाउड नहीं है, वो करना अलाउड नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो कमीशन होगी ना वो अपनी रिपोर्ट जो है, जो रिपोर्ट बनेगी कि क्या स्थिति है एसटी कम्युनिटी की यहां पर, वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देगी। प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पेश करेंगे, यही तो होता है, ठीक है। पार्लियामेंट डिस्कस करेगी, अच्छा इस रिपोर्ट में ये लिखा है तो हमें ये करना चाहिए, ये बिल लागू करना चाहिए, वो बिल लागू करना चाहिए, वो सब पार्लियामेंट बाद में बहस करेगी। बट वो बहस करने का जो बेस होता है, आप देखते हैं पार्लियामेंट्री डिबेट्स आपने बहुत देखी है, बट वो डिबेट जो मिनिस्टर कर रहा है वो किस दम पे कर रहा है, उसकी बैकिंग क्या है, तो वो जो बैकिंग होती है ना वो ये रिपोर्ट्स होती हैं,
ठीक है। और ऐसा नहीं कि साल में एक बार दी जाती है, 4 बार मांगा जाएगा तो 4 बार रिपोर्ट देना पड़ेगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब को, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में देगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी डाउट है, ये आपके मेंस के लिए आप लिख सकते हैं। इसके अलावा एक स्पेशल अवार्ड भी दिया जाता है इस कमीशन द्वारा, ठीक है, जिसको बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब लीडरशिप अवार्ड्स, ठीक है। और ये किसको दिया जाता है? ऑब्वियसली जो शेड्यूल्ड ट्राइब की जिंदगी संवारने में हेल्प कर रहे हैं या उन्होंने कुछ अलग इंपैक्ट लाया है तो उनको दिया जाता है। मैं कमेंट सेक्शन में आपको बोलूंगा, कमेंट सेक्शन में इस साल का ये अवार्ड किसे मिला है, ये या लास्ट साल का किसे मिला ये अवार्ड, ये कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। अब देखिए कुछ कमेटी की रिपोर्ट्स देख लेते हैं, ठीक है, कुछ कमेटी की रिपोर्ट्स देख लेते हैं जो एसटी से रिलेटेड है। तो 1965 में लोकूर कमेटी का अपॉइंटमेंट किया गया था, ज्यादा नहीं है, ठीक है, लोकूर कमेटी का अपॉइंटमेंट किया गया था। इन्होंने शेड्यूल्ड ट्राइब की क्या दिक्कतें हैं वो देखी थी, क्यों ये अलग रहते हैं, क्या इनका कल्चर है, इनका कल्चर खत्म तो नहीं हो रहा, खत्म हो रहा है तो उसको बचाना कैसे। ऑब्वियस सी बात है यार कि शेड्यूल्ड ट्राइब कोई ट्राइब है और उनका कल्चर विलुप्त हो रहा है, और इंडिया इज नोन फॉर इट्स कल्चर। आपको नहीं लगता उनका कल्चर, उनकी मैन्यूस्क्रिप्ट, जैसा वो लिखते हैं, जैसा वो बोलते हैं, जैसा वो गाना गाते हैं, जैसे वो डांस करते हैं, जैसे वो पढ़ते हैं, जैसे वो देखते हैं एक दूसरे को, जैसे वो कपड़े पहनते हैं, इन सबको प्रिजर्व किया जाना चाहिए। उसके लिए ये कमेटी बैठी गई थी 1965 में। एग्जाम्पल है, आप मेंस में लिख सकते हैं। सेकेंड, भूरिया कमीशन, ये 2002 में आया था, ठीक है। अब हुआ क्या था, इन्होंने क्या बोला था, जो 5th शेड्यूल होता है ना, 5th शेड्यूल होता है, उस 5th शेड्यूल में आप ये समझिए कि जो हक मेंशन्ड है वो ट्राइबल्स को मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया। तो ये जो कमेटी बनी थी ये यही पढ़ने के लिए बनी थी कि जो 5th शेड्यूल के अंदर ट्राइबल एरिया डिफाइंड होते हैं, 6th शेड्यूल के अंदर शेड्यूल नहीं, 5th शेड्यूल के अंदर शेड्यूल एरिया डिफाइंड होते हैं और 6th शेड्यूल के अंदर ट्राइबल एरियाज डिफाइंड होते हैं। तो जो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के अंदर इश्यूज चल रहे हैं, ये सिर्फ 5th नहीं है, 6th भी आएगा इसमें। जो 5th और 6th शेड्यूल के अंदर इश्यूज चल रहे हैं, देखिए शेड्यूल बनाना बहुत आसान है, आपने पन्ने पे लिख दिया, बना दिया, बट क्या वो एक्चुअली ग्राउंड पे जा रहा है? अगर नहीं जा रहा है तो कैसे जाएगा? क्या कमी है जो वो ग्राउंड पे रियलिटी नहीं हो पा रहा? मैंने बोला कि एसटी की कम्युनिटी को ग्रो अप करने के लिए ये चीजें करनी चाहिए, बट क्या ग्राउंड पे वो चीजें हो रही हैं, ये सोचना आपका काम है। देखो ये सारी जो मैंने स्लाइड्स बताई हैं आपको, ये आपको कहीं भी मिल जाएंगी। मैंने इसको थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में, ऑर्गेनिक वे में, अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ आपको दिया है। आप पूरा रिवाइज करिए, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ 80% आपका ये चैप्टर यहीं से कवर अप हो जाएगा, 20% आपका करंट अफेयर से कवर अप होगा। और अगर कोई ऊटपटांग क्वेश्चन आना होगा तो आएगा, उसके लिए आप ना कुछ आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ, मुझसे भी नहीं बनेगा वो क्वेश्चन, क्योंकि सबको सब चीजें तो पता नहीं है। अगर मैं अपनी पूरी जिंदगी भी किसी चीज में लगा दूं तब भी मैं उस चीज के बारे में 100% थोड़ी जान पाऊंगा। आपको 100% प्रिपरेशन नहीं करनी है, यही मेरा मकसद है आपको बताने का। आपको सिर्फ 80% करनी है प्रिपरेशन। आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। 80 के ऊपर आप जाएंगे तो आप अपना टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, आपको आउटपुट कम मिलेगा, ठीक है। तो हमें हर कुछ नहीं पढ़ना, हमें सब कुछ पढ़ना है, थोड़ा 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 थोड़ा, और उसको रिवाइज बार बार करना है। ये स्ट्रैटेजी होती है, किसी भी टॉपर से आप पूछ लीजिए, रिवीजन ही सबसे कर्री स्ट्रैटेजी है। इस दुनिया में ना कोई कोचिंग है, ना कोई किताब है जो रिवीजन को ब्रेक कर सके, ठीक है। आपको खुद पढ़ना है, आपको खुद रिवाइज करना है, आपको खुद अपनी कमियां फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमारा काम है आपको कंटेंट देना, अच्छा कंटेंट देना जिसको आप रिवाइज कर सकें, कम टाइम में जिसको रिवाइज कर सकें। मुझे नहीं लगता है स्लाइड्स को रिवाइज करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, आप 15 मिनट में स्लाइड रिवाइज कर सकते हैं। मैं चाहूं तो आपको 200 पन्ने की स्लाइड्स दे सकता हूं उस पर, जिसका कोई यूज नहीं है, जो आना ही नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में यही चीजें आएंगी, ठीक है। एक 2013 में हाई लेवल कमेटी बैठाई गई थी, ठीक है। किसकी चेयरमैन में? हाँ, जाजा कमीशन है ना, तो ये जाजा कमीशन बोलते हैं इनको, ठीक है। जाजा कमीशन, एक्से जाजा कमीशन, और इसको दूसरा नाम भी रहता है खाका कमीशन, खाका कमीशन, ठीक है। जाजा कमीशन या फिर खाका कमीशन। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि खाका कमीशन ने क्या चीज करी थी और उसके वजह से क्या चेंजेस आए हैं ट्राइबल की जिंदगी पे। ये आपको देखो, खाका कमीशन, शेड्यूल ट्राइब, ब्रिलियंट। यहां तक किसका काम है? कोचिंग का काम है बताना, ठीक है। आपको कोई भी कोचिंग बता देगी, लेकिन हमारे यहाँ बेसिकली हम ट्राई करते हैं इसके बाद आप सोचना चालू करो कि खाका कमीशन ने जो काम किया उससे एसटी कम्युनिटी की जिंदगी पे कुछ इंपैक्ट पड़ा तो क्या पड़ा, और उससे
कितनी कमी रह गई, जो रिकमेंडेशन हुई थी और जो इंप्लीमेंटेशन हुआ उसमें क्या कमी थी, ये सोचना है आपको। आपको अपनी सोच को बढ़ाना है, ठीक है। अगर आप सोचेंगे ना तो आप कभी भूलेंगे नहीं। आपको लॉजिक पता है कि क्या कमियां थी खाका कमीशन की, या फिर उन्होंने क्या चीजें करी थी, आपको ये चीज पता है, तो आप कभी भूलोगे क्या कि खाका कमीशन शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड? आप भूल ही नहीं सकते। आपको ऑर्गेनिकली वो चीज याद हो गई है। मैं बता रहा हूं आपको, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप हर चीज नहीं रट सकते हैं। मैक्सिमम रटने का तरीका है सेंटेंस के फॉर्म में पढ़िए। मैं आपको अगर यहां पर डैश डैश करके दे देता, आपको ये कमेटी कभी याद नहीं रहती। लेकिन लोकूर कमेटी, भूरिया कमेटी, काका कमेटी, ये तीनों कमेटी अब आपको याद होंगी, क्योंकि मैंने ये 3-3 लाइंस लिखी हैं, इनके अंदर की बातें बताई हैं। हार्डली 1 मिनट ज्यादा लगा होगा, बट आपको ये चीजें अब याद रहेंगी। तो खाका कमीशन ने जो 5 इश्यूज पे बात करी थी, वो 5 इश्यूज आपको रटे होने चाहिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। लिवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट की कहां से पैसा कमाती है ये कम्युनिटी, इनकी एजुकेशन क्या है, हेल्थ क्या है, इनको जो हटाया जा रहा है कि यहां से वहां जाओ, डैम बनना है वहां जाओ, पेड़ कटने हैं वहां जाओ, ये फॉरेस्ट किसी के कब्जे में आ गया तो आप वहां पर आपको क्या बोलते हैं स्थानांतरित किया जा रहा है, आपको रिलोकेट किया जा रहा है, तो उससे इनकी कम्युनिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। इनके आप कह सकते हैं बर्थ रेट, डेथ रेट, एजुकेशन रेट, इनके कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, ठीक है, क्राइम, इन सब पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ये है आपके सोचने का तरीका। ठीक है, मैं आपको एक लॉजिकल चीजें बताता हूं, ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसा हो, बट ये सोचने का आपको तरीका पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक डैम बनना है, तो डैम बनने के लिए आपने रिलोकेशन किया, ठीक है, रिलोकेशन किया। अब जैसे ही आप रिलोकेट करेंगे, ये जो कम्युनिटी है आपने इसको एक घर तो दे दिया किसी और एरिया में, यही तो करते हैं, या तो कंपनसेशन दे देते हैं या तो घर दे देते हैं। मान लीजिए एक बस्ती बना ली। सबसे पहली चीज है कि जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर आप किसी स्कूल में बचपन से पढ़े हुए हैं ना, तो आपके दोस्त होंगे, आप इमोशनल लेवल पे उनसे कनेक्टेड होगे, फीलिंग वाइज उनसे कनेक्टेड होगे। लेकिन अगर आप 9th क्लास में एंट्री ले रहे हो ना किसी स्कूल में, ये ग्रुपिंग पहले से बनी होती है और बहुत मुश्किल होता है इस ग्रुपिंग को तोड़ के अंदर जाना। ऐसा नहीं कि आप नहीं जा सकते, बट आप खुद सोच रहे हो एक बच्चा 9th क्लास का आया है, उसको उस एरिया के बारे में कुछ नहीं पता, उस स्कूल के बारे में कुछ नहीं पता, लोगों के बारे में नहीं पता, टीचर्स के बारे में नहीं पता, कहानियों के बारे में नहीं पता, तो ये एक बाहर का बंदा कहलाने लगता है। और ये जो घुट बना हुआ है ना, ये इसको अपने अंदर नहीं लेता, ठीक है, और ये हमेशा बाहर का ही हो जाता है, इससे इसका डेवलपमेंट रुकता है। सिमिलरली अगर एसटी एंड एससी कम्युनिटी कहीं और जा रही है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इशू मैचिंग में आएगा, उसका वर्ड मैं याद नहीं कर पा रहा हूं, बट जहां पर भी वो जा रहे हैं वहां पर वो प्रॉपरली सेटल नहीं हो पाएंगे। वो बोलते हैं ना कि कुएं के आप एक लिमिटेड ग्रुप में ही रह जाओगे, बाहर के लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरी चीज, ये लोग जब रिलोकेट होते हैं, ये 20-20, 25-25 का हो, 100-100 साल से रह रहे हो, तो यहाँ के लोकल हर्ब्स का इनको आइडिया होता है, ठीक है। नई जगह पर इनको मेडिसिनल इश्यूज, मेडिसिनल और हेल्थ इश्यूज आते हैं, ठीक है। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है, मैंने कहीं पढ़ा है कि ये आप रिलोकेट तो कर देते हो, बट इनको हर्ब्स ही नहीं मिलती जो ये खा के बड़े हुए हैं। इनके जॉब करने का जो एम्प्लॉयमेंट का पैटर्न है ये बदल जाता है। ऑब्वियसली बात है, आप नई जगह जाओगे तो क्या काम करोगे? आप पुरानी जगह जाके तो काम करोगे नहीं, क्योंकि वो तो बहुत दूर दूर होती हैं। कहो आपको 100 किलोमीटर दूर रिलोकेट किया गया, तो आप क्या 100 किलोमीटर दूर काम करने जाओगे? तो एम्प्लॉयमेंट चेंज हो जाता है। एम्प्लॉयमेंट चेंज होने की वजह से यूजुअली सैलरी डिक्रीज होती है, ठीक है। सैलरी क्या, थोड़ा सा जो पैसा मिल रहा है, सैलरी डिक्रीज होती है तो क्राइम बढ़ते हैं। और ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि रिलोकेशन करने से क्राइम बढ़ते हैं। क्यों क्राइम बढ़ते हैं वो कहानी मैंने आपको छोटी सी बता दी, ठीक है। बट ये कितना लॉजिकल और कितना मजेदार था। अब आपको सोचना पड़ेगा क्या ये चीज सही है रिलोकेट करना। और अगर देखो, डैम बनाना रोक नहीं सकते क्योंकि डेवलपमेंट का पार्ट है वो, और मैं हमेशा डेवलपमेंट के फेवर में रहता हूं। लेकिन आपको ये चीज भी सोचनी पड़ेगी कि रिलोकेशन की वजह से आपको सिर्फ घर नहीं देने हैं, घर है, मतलब घर तो देना जरूरी है ऑब्वियसली, लेकिन अगर रहने की जगह आपने दे दी, लेकिन बाकी स्मॉल स्मॉल चीजें जो उनकी लाइफ में चेंज आया, अगर उनको मैनेज नहीं किया गया, तो ये पूरी ट्राइब और आने वाली 4 पीढ़ियों पे इसका इंपैक्ट हो सकता है। ऐसा माना जाता है, मतलब देखो कहीं किताब में नहीं लिखा है, बट एक सीनियर फैकल्टी थी, उनसे मेरा डिस्कशन होता था इसी टॉपिक पे। तो उन्होंने कहा था कि यार प्रखर, ऐसा होता है कि अगर कोई कम्युनिटी ट्रांसलोकेट होती है ना, तो ये माना जाता है कि वो 50 साल पीछे चली गई है, क्योंकि 50 साल पहले से उनको सब चीजें, अपना लिवलीहुड, अपना खाना, चीजें, रिलेशंस, अपनी छोटी छोटी देखो अब जैसे मान लीजिए कि ये जाएंगे तो वहां पे अपने छोटे छोटे पेड़ उगाएंगे जो इनकी कम्युनिटी के लिए जरूरी है।
उसको बड़ा होने में 10-10 साल लग जाते हैं। तो 50 साल पीछे चली जाती है का मतलब है कि फिर से वो सारी चीजें शुरू करनी पड़ती है। तो डेवलपमेंट आपने लोकेलिटी का तो कर दिया, बट इस कम्युनिटी का डेवलपमेंट कौन करेगा? ये ज्ञान की बातें थी। ठीक है, मुझे मजा आता है वैसे इन सारी चीजों में। आर्टिकल तो मैं 15 मिनट में पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, 338 के अंदर लिखा हुआ है ये। तो 338 में जो सेकंड सेक्शन है, ए में सेकंड सेक्शन, वो बोलता है कि एक बॉडी बनानी चाहिए हमें जिसका नाम होगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। ये कहां लिखा है? सेक्शन 2 के अंदर लिखा है। सेक्शन 3 के अंदर लिखा है कि इस बॉडी की अपॉइंटमेंट्स कैसी होंगी, कौन चेयरमैन होगा, कौन मेंबर होगा, कौन वाइस चेयरमैन होगा, क्या उनके स्टेटसेस होंगे। ठीक है, फिर जो सेक्शन 4 है उसमें इसकी पावर्स दी हुई हैं, सेक्शन 5 में ड्यूटीज दी हुई हैं, और सेक्शन 8 में ये लिखा हुआ है कि इनके पास पावर ऑफ सिविल कोर्ट है। तो आप ये मान के चलिएगा कोई भी नेशनल बॉडी है, अगर नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो उसके पास सिविल कोर्ट्स की पावर तो होती ही है। सिविल कोर्ट्स की पावर मतलब छोटी छोटी सजा दे देना, 24 घंटे के लिए जेल में डाल देना। ठीक है, तो सिविल कोर्ट जो जो काम कर सकता है ना, वो सारी पावर होती हैं कोई भी नेशनल कमीशन के पास या बॉडी के पास। क्योंकि आप अगर ये चीज नहीं कर सकते, देखो मान लो कि मुझे कुछ गलत लग रहा है, अब मैं क्या अप्रूवल लेने हाईकोर्ट जाऊंगा? वो 1 महीने बाद केस होगा, फिर सुनवाई होगी, तब तक तो यहां पूरा काम हो चुका होगा। तो अगर मुझे कोई, जैसे मान लीजिए रेड मारनी है, जैसे मान लीजिए कि मैं सीवीसी हूं, ठीक है, विजिलेंस कमीशन से हूं मैं, मुझे कहीं रेड मारनी है तो मैं जाऊंगा, रेड मारूंगा। ठीक है, या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से हो तो मैं जाऊंगा, रेड मारूंगा, मुझे कुछ गलत लगेगा तो मैं डिसीजन लूंगा, और जो सिविल कोर्ट की पावर के तहत मैं कर सकता हूं ना, मैं वो सजा भी सुना दूंगा तुरंत। अगर नहीं सुनाता तो वो केस 15 दिन बाद होता, और उतनी देर में आप समझ रहे हो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मतलब करप्शन का पैसा कितना बड़ा लफड़ा हो सकता है 15 दिन के डिले में। तो इसीलिए इन बॉडीज को पावर छोटी छोटी दी जाती है ताकि ये क्विक डिसीजंस ले सकें। बड़े डिसीजन ऑब्वियसली हाईकोर्ट ही लेगा, बट जो सिविल कोर्ट्स है, सिविल की पावर है, सिविल कोर्ट की पावर के तहत आप कुछ कुछ डिसीजंस ले सकते हो। आप सजा नहीं सुना सकते हो 3 साल से ज्यादा की। आई थिंक सिविल कोर्ट की पावर में आता है कि आप 3 साल की सजा सुना सकते हो, ऐसा कुछ है, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। बट आप 3 साल 7 साल से ऊपर की सजा नहीं सुना सकते हो, जो भी हो, 12 जो भी हो। बट सिविल कोर्ट की पावर क्यों दी गई है? ताकि क्विकली चीजें हो सके, चीजें अटके ना। ये लॉजिक आपको लगाना है। देखो शेड्यूल्ड ट्राइब, एमपी का शेड्यूल्ड ट्राइब आप सब जानते हैं सबसे ज्यादा है, तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन की भी जरूरत थी, मध्य प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन। तो इसका नाम जो है वो, इस बॉडी को पहली बात कब एस्टैब्लिश किया गया? तो याद रखिएगा ये 29 जून 1995 को ये बॉडी बनी थी। ठीक है, 29 जून 1995 को ये बॉडी बनी थी। बट ये बॉडी के पास पावर कहां से आती है? कौन किस चीज के अंदर ये आर्टिकल लिखे हुए हैं? तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 338, मतलब ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो नेशनल कमीशन जो भी काम करेगी अपने सामने कॉन्स्टिट्यूशनल का पर्चा लेके चल रही है, भाई यहां लिखा है इसलिए मैं कर रही हूं। एनजीटी एक्ट का पर्चा लेके चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखी वो बॉडी, तो एनजीटी एक्ट का पर्चा लेके करती है, भाई मैं इसलिए ये सब काम कर रहा हूं क्योंकि इसमें ये सब लिखा हुआ है। तो ये जो एस्टैब्लिश हुआ था ना, ये मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1995 के तहत हुआ था। यह अधिनियम कब आया था? 24 मई 1995 को आया था, और 29 जून 1995 को एक बॉडी बना दी गई। तो जो बॉडी है मध्य प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन, वो 29 जून 1995 को बनी है। बट ये बॉडी किस चीज से बनी है? मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1995। ये कब आया था? 24 मई को आया था। तो दोनों डेट्स में कंफ्यूज मत होना। इसमें कितने मेंबर्स रहते हैं? तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें 3 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, 3 मेंबर्स होते हैं। क्या फालतू चीज है, 3 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, अब ये 3 मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? जिनको शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड एक्सपीरियंस हो। ठीक है, जिनको एक्सपीरियंस हो। अब इनमें क्या रहता है, ये जो 3 मेंबर रहते हैं, इनमें से एक चेयरमैन रहता है प्लस 2 मेंबर्स रहते हैं। इनमें से एक चेयरमैन रहता है प्लस 2 मेंबर्स रहते हैं। ठीक है, इनमें से एक चेयरमैन रहता है और 2 मेंबर्स रहते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? अगर ये चीज आपको समझ में आई है तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि टोटल ही 3 मेंबर्स रहते हैं। ठीक है, टोटल ही 3 मेंबर्स रहते हैं, ऐसा नहीं चेयरमैन प्लस 3 मेंबर्स। ठीक है, और ये कहां दिया हुआ है? सेक्शन 3 में दिया हुआ है। ये अपॉइंटमेंट एंड स्ट्रक्चर्स एंड अपॉइंटमेंट सेक्शन 3 के अंदर दिया हुआ है। नहीं सॉरी, अच्छा हाँ सॉरी, देखो क्या है, ध्यान से समझना कि यहाँ पे फंक्शन क्या है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ये आर्टिकल
338 के अंदर दिया हुआ है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, तभी तो आर्टिकल लिखा। लेकिन मध्य प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन, क्या ये भी आर्टिकल 338 के अंदर दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। ये अधिनियम से, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है, तो इसलिए ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो एक्ट के तहत बनाई जाती है। जैसे एनजीटी भी स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि वो एनजीटी एक्ट के तहत बनी है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है। सिमिलरली मध्य प्रदेश एसटी कमीशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है, ये एक एक्ट के तहत बनाई गई है जिसका नाम है मध्य प्रदेश, ये एक्ट लिखा हुआ है मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1995। ये एक्ट है, इस एक्ट के तहत बनी है, इसलिए ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसलिए ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। और इस एक्ट के मध्य प्रदेश राज्य, इस एक्ट के सेक्शन 3 में यह दिया हुआ है कि इसमें 3 मेंबर्स होंगे, ठीक है। वो 338 अलग चीज है, ये 330, ये सेक्शन अलग चीज है, ये एक्ट से आ रही है। इसकी पावर कहां से मिल रही है? जो मध्य प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन है, इसको पावर मिलती है अपने एक एक्ट से, एनजीटी को पावर मिलती है एक्ट से, ठीक है। लेकिन अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी कमीशन की बात करेंगे, फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे, तो इन सबको पावर कहां से मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। मध्य प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन में जो अपॉइंटमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, ठीक है। कितने साल का टेन्योर रहता है? सेम 3 साल का रहता है। जो भी काम होंगे ना वो सेक्शन स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किए जाएंगे। देखो, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करते हैं, ध्यान रखना। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टेट ने अपनी फंक्शनिंग के लिए ये बॉडी बनाई है, तो स्टेट गवर्नमेंट ही तो हायरिंग करेगी। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है मध्य प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन? नहीं मेंशन्ड है, ठीक है। तो इसके अपॉइंट जब मेंशन्ड ही नहीं है तो प्रेसिडेंट की कोई लाइबिलिटी नहीं बनती कि मुझे ऐसी बॉडी बनानी है, ये करना है, वो करना है। हाँ, प्रेसिडेंट क्यों करेगा? प्रेसिडेंट ने बोला आपको लगता है आप कर लो, तो मध्य प्रदेश सरकार ने बोला हाँ भाई हमें तो लगता है, तो उन्होंने एक अधिनियम निकाला, ठीक है। अधिनियम जब निकला तो उसमें लिखा हुआ था सेक्शन 3 के तहत स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को, ठीक है। उसके बाद इनका जो टेन्योर रहेगा वो सेक्शन 4 में दिया हुआ था, रेजिग्नेशन, रिमूवल सब सेक्शन 4 में दिया हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको मजा आया होगा। एसटी से इससे ज्यादा रिलेटेड मैं बता रहा हूँ, 80% कोर्स हमारा कवर अप हो चुका है। 80% एसटी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी से रिलेटेड चीजें हमने कवर अप कर ली है। करंट अफेयर्स में हम और इससे रिलेटेड चीजें देखेंगे, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं न्यू एंड क्वालिटी क्वेश्चंस में, न्यू एंड क्वालिटी क्वेश्चंस में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, और ये क्वेश्चन संपदा मैम ने बनाए हैं, ठीक है, इनमें से कई क्वेश्चन संपदा मैम ने बनाए हैं। पीडीएफ सॉल्यूशन मिलता है आपको, तो आप ये टेस्ट सीरीज ले सकते हैं रिवीजन के लिए। आपको कुछ नहीं करना है, बस एग्जाम ओरिजिनल्स का ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। आपको बाकी सारी चीजें वहीं मिल जाएंगी, ब्रोशर, कितने टेस्ट होंगे, 67 टेस्ट होंगे, कब होंगे, कैसे दे सकते हैं, सब आप ऐप पे दे सकते हैं। एक ऐप के अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, पीडीएफ डाउनलोडेबल है, आप प्रिंट निकाल के रिवाइज कर सकते हो। और ये जो पूरी टेस्ट सीरीज बनाई गई है ये इसीलिए बनाई गई है ताकि आप रिवीजन पूरा कर सकें, ठीक है। आई होप आपको मजा आया होगा। सोचने का तरीका बदलना मेरा प्राइमरी एम है, कंटेंट तो आपके पास है ही ऑलरेडी। अगर आप और ऐसे एक्साइटिंग लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फ्री टेस्ट जरूर दीजिए, जो कि नीचे दिया हुआ है, वो संपदा मैम ने स्पेसिफिकली बनाया हुआ है। तो आप फ्री टेस्ट देके अपनी प्रिपरेशन और हमारे टेस्ट की क्वालिटी दोनों जान सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर।